नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं उज़मा अशफाक। पेश खिदमत है हफ्ते भर की तिजारती और इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम की कजाकिस्तान के सदर से मुलाकात, इक्तिसादी उमूर पर गुफ्तगू। भारतीय वजीर खजाना का 1 जुलाई से GST के आगाज पर एतमाद का इजहार। चीन, जापान और यूरोजोन की कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी। ईद तक ATM मशीनों में करेंसी का वाफिर स्टॉक रखने की हिदायत। अरब ममालिक का कतर के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। UAE स्टॉक मार्केट में मंदी। पाकिस्तान को अब 67 ममालिक की टैक्स मालूमात तक रसाई मुमकिन हो गई। किर्गिस्तान में चीन का इक्तिसादी असर रसूख उरूज पर। भारत ने भारी रॉकेट के साथ मवासलाती सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। पख्तूनख्वा हुकूमत का खालिस पेन बिजली मुनाफा 18 से बढ़ाकर 90 अरब करने का मुतालबा। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि शंघाई ताउन तंजीम SCO के जारी सरबरा इजलास के नतीजे में खित्ता के अवाम के माबैन ताल्लुक और इक्तिसादी खुशहाली की राह हमवार होगी। वजीर आज़म ने तवानाई, इलाकाई राब्ता और इंसानी वसाइल की तरक्की के शोबों में कजाकिस्तान के साथ ताउन के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का आदा किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफे की जरूरत को उजागर किया, जो हकीकी सलाहियत से बहुत कम है। उन्होंने 17वीं SCO सरबरा में शिरकत की दावत देने पर नूर सुल्तान नजरबायोफ का शुक्रिया अदा करते हुए सरबरा इजलास की मेजबानी पर उन्हें मुबारकबाद भी दी। उन्होंने शानदार और पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी कजाकिस्तान के सदर का शुक्रिया अदा किया। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने 1 जुलाई से भारत भर में अशिया खिदमत टैक्स के आगाज पर एतमाद का इजहार किया। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने 1 जुलाई से भारत भर में अशिया खिदमत टैक्स के आगाज पर एतमाद का इजहार किया। GST मैन्युफैक्चर, फरोख्त और अशिया खिदमत की खपत पर एक जामा बिलवास्ता टैक्स है। जेटली का कहना था कि तफसीली रिपोर्ट और आला सतह पर एतमाद ने रियासती नुमाइंदगान के तमाम सवालात का जवाब देने के लिए GST कौंसिल की मदद की। इस हवाले से जेटली ने कहा, Well, we are quite confident of being able to reach the target date and stick to the target date. As far as the GSTN is concerned, they made a detailed presentation. In fact, to satisfy themselves about their level of preparedness, several questions were asked by a very large number of ministers to satisfy themselves. And GSTN also expressed their confidence by responding to each one of the questions. वजीर खजाना का मजीद कहना था, बिल पर मजीद बातचीत के लिए आइंदा इजलास 11 जून को मुनक्किद होगा। कौंसिल ने GST के तहत टैक्स रेट्स 5%, 12%, 18% और 28% मुकर्रर किए हैं। नया टैक्स महंगाई का बाइस नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत ने सारिफ अशिया इशारिये में 50% कंपाउंड वेटनिंग के साथ ज्यादातर अशिया टैक्स नेट से बाहर रखी है। इजलास का जायजा लेते हुए जेटली ने जोर दिया कि वैल्यू एडिट और एक्साइज स्ट्रक्चर के तफसीली जायजे के बाद ज्यादातर अशिया पर आम इत्तेफाक राय हासिल हुआ। जेटली का कहना था कि कुदरती और हाथ से बने रेशे जैसे कि रुई और सूत बिल तरतीब 5 और 18 टैक्स रेट के अंदर आएंगे, जबकि रेशम और जूट 0 जिम्रे में आएंगे। सोना, सोने के जेवरात और चांदी पर टैक्स रेट 3% पर फिक्स है, जबकि रफ डायमंड्स 0.25% की मामूली शरह मुकर्रर की गई है। जबकि रफ डायमंड्स की 0.2% की मामूली शरह मुकर्रर की गई है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से तहत पैकेट फूड पर 5% टैक्स आयद होगा, जबकि बिस्किट्स और खुर्दनी तेल 18% टैक्स में मुंतकिल होंगे। हैंड रोल्ड इंडियन सिगरेट्स पर टैक्स 28% होगा। 1000 रुपए से कम मलबूसात और 500 रुपए से कम जूतों की लागत पर 5% टैक्स होगा। विफाकी और रियासती वज़रा पर मुश्तमिल कौंसिल ने चंद रियासतों की जानिब से अशिया ज़रूरिया को कम टैक्स कैटेगरी में रखने के मुतालबे के दौरान GST के तहत 1200 से ज़ायद अशिया के रेट्स मुकर्रर किए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्होंने रवां माह अपनी क़यादत के 3 साल मुकम्मल किए, का कहना था कि नया टैक्स कीमतों में इजाफा नहीं करेगा, जबकि इसका मकसद पेचीदा टैक्स सिस्टम में टैक्स लीकेजेस को कम करना है। निजी कारोबारी सर्वे के मुताबिक 4 माह के दौरान चीन, जापान और यूरोजोन की कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। निजी कारोबारी सर्वे के मुताबिक 4 माह के दौरान नए ऑर्डर्स में इजाफे की बदौलत मई में चीन के खदमाती शोबे में तेज रफ्तार तरक्की देखी गई, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में गैर मुतवक्का कमजोरियों के हवाले से खदशात को दूर करने में मदद फराहम करेगी। काइजन मार्केट सर्विसेज का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मई के दौरान 52.8% की सतह पर पहुंच गया,
جو کہ اپریل میں 51.5% تھا۔ یہ اضافہ جنوری سے اب تک کی بلند ترین ریڈنگ ہے۔ تاہم جاپان کے خدماتی شعبے میں سرگرمیاں مئی کے دوران 2 سال کی تیز ترین رفتار سے بڑھیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت میں طلب بڑھ رہی ہے۔ ماہ اپریل میں مارکیٹ نکی جاپان سروسز کے پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس میں سیزنلی ایڈجسٹڈ بیسس پر 52.2 سے 53.0% اضافہ ہوا۔ اس حوالے سے آئی جی سینئر مارکیٹ تجزیہ کار کرس بیوچیم کا کہنا تھا۔ Certainly in Japan, I think Japan's stability over the last few months has been a point of stability for global markets after what's been a difficult period. Abenomics has sort of receded from the discussion. I think there's been an acceptance of the fact that that is less of a factor now than it has been, and Japan continues to move forward in the right direction, even if not quite the strength we hoped it would. China, again, worries have receded there. You've seen metals prices recover after some significant worries, but overall, although we won't see another stimulus, I think China's economy seems to be moving along in the right direction for the time being. انڈیکس مسلسل 8 ماہ سے 50 کی حد سے اوپر رہا اور اگست 2015 سے اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 50 کی حد پھیلاؤ کو سکڑاؤ سے الگ کرتی ہے۔ جاری سروے کے مطابق یوروزون میں کاروبار بڑھتی طلب کے باعث مئی میں مضبوط رہا، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ ترقی کی رفتار معیشت کو پائیدار بحالی کی راہ پر گامزن رکھے ہوئے ہے۔ یوروزون میں مئی کے دوران مارکیٹ کا فائنل کمپوزیشن پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس 56.8% رہا، جو کہ اپریل کے انڈیکس اور مئی کے تخمینے کے مطابق ہے۔ کرس بیوچیم کا مزید کہنا تھا۔ Well, Eurozone continues to stand out as the strong performer over the last year or so. Really, the rebound there has been impressive. The ECB should be very happy with what it sees. The big questions now are, is it sustainable, and what about inflation? And what does that mean for the stimulus packages that we're seeing? Draghi's committed last week to staying the course on that, despite increasing German pressure. And I think for the time being, the Eurozone should still continue to perform in the right way. سروے کمپائلر IHS مارکیٹ کا کہنا ہے کہ اس کا ڈیٹا دوسری سہ ماہی میں جی ڈی پی گروتھ 0.7% سے مطابقت رکھتا ہے، جو کہ روٹر سروے میں ماہرین کی پیش گوئی 0.5% شرح سے کافی زیادہ ہے۔ بینک دولت پاکستان نے تمام شیڈیولڈ بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ماہ سیام میں اپنے اپنے بینکوں کی ATM برانچز میں کرنسی کا وافر اسٹاک رکھیں تاکہ عید الفطر تک رقم نکلوانے میں کسی قسم کی مشکل یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی خراب ATM مشینیں 48 گھنٹوں کے اندر درست کروا کر انہیں چالو حالت میں لائیں، ورنہ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس ضمن میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک فیصل آباد کے ذرائع نے بتایا کہ مختلف بینکوں کے کھاتہ داران کی جانب سے اسٹیٹ بینک کے مجاز حکام کے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ گزشتہ سال ماہ سیام کے دوران بالعموم اور عید الفطر پر بالخصوص اکثر بینکوں کے ATM مشینوں میں کرنسی ختم ہو گئی تھی، جبکہ کئی مشینیں آؤٹ آف آرڈر بھی تھیں، جس کے باعث ATM صارفین کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اپنے اہم معلومات کی سر انجام دہی میں بھی سخت دشواری پیش آئی تھی۔ سعودیہ عرب، مصر، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے قطر کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے اعلان کے بعد UAE اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے، جس کی وجہ قطر پر دہشت گردی کی حمایت کرنے کا الزام ہے۔ اس سبب عرب دنیا میں طاقتور ممالک کے درمیان بدترین خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اقتصادی اثرات اس وقت نمایاں طور پر محسوس ہوئے جب ابو ظہبی کی سرکاری کمپنی اتحاد ایئر ویز نے دوحہ سے تمام پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ قطری مارکیٹ 800 پوائنٹس کی مندی کے ساتھ کھلنے کے بعد UAE کی اسٹاک مارکیٹ میں حصص کی قیمتیں نیچے گر گئیں۔ اس حوالے سے ٹریڈنگ مینیجر احمد عبد الواحد کا کہنا تھا۔ GCC ممالک کے ساتھ ساتھ خطے بھر کی متعدد سرمایہ کاری کمپنیوں کے درمیان تجارتی نظام کو بھی اقتصادی بحران کا خطرہ ہے۔ 4 ممالک نے قطر پر عسکریت پسند گروپوں کی حمایت کرنے اور ان کے نظریے کو قطر کے بااثر سیٹلائٹ چینل جزیرہ پر نشر کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسلامی انتہا پسندی کے خلاف مسلم ممالک کے اتحاد پر زور دینے کے لیے ریاض کے دورے کے 10 دن بعد کیا گیا، جبکہ انہوں نے ایران کو عسکریت پسندوں کی حمایت اور انہیں فنڈز فراہم کرنے کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ پاکستان اور عالمی تنظیم برائے معاشی تعاون و ترقی OECD کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ معاہدے کے تحت پاکستان دنیا بھر کے 67 ممالک کی ٹیکس کی معلومات حاصل کر سکے گا۔ پاکستان اور عالمی تنظیم برائے معاشی تعاون و ترقی OECD کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ معاہدے کے تحت پاکستان دنیا کے 67 ممالک سے
टैक्स की मालूमात हासिल कर सकेगा। वजारत खजाना के मुताबिक पेरिस में कायम OECD सेक्रेटेरिएट में मुआहदे की तकरीब हुई। वजीर खजाना की अदम मौजूदगी में फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान 67 रुकन मुल्कों से टैक्स की मालूमात का तबादला कर सकेगा और टैक्स चोरी की सूरत में टैक्स चोरों का उन ममालिक में ताक़ुब भी किया जा सकेगा। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने सितंबर 2016 में OECD की रुकनियत की दरख्वास्त की थी। तहम सितंबर 2016 के बाद से पाकिस्तान से टैक्स चोरी और कारोबार का मुनाफा छुपाने का सुराग मिल सकेगा। वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स चोरी का पैसा अगर ऑफशोर कंपनी में भी लगाया गया होगा तो वो भी पकड़ा जा सकेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने मुआहदे का खैर मकदम किया है और कहा है कि इस मुआहदे पर दस्तखत करने से क्रॉस बॉर्डर टैक्स चोरी को खत्म करने के पाकिस्तान का अज़म मजीद मजबूत होगा। चीन किर्गिस्तान में सारिफ अशिया से लेकर तामीराती मंसूबों तक तमाम शोबों में अपने इक्तिसादी असर व रसूख में इजाफा कर रहा है। किर्गिस्तान के साबिक सोवियत जमहूरिया में चीन का इक्तिसादी असर व रसूख बढ़ रहा है। चीन में तैयार सारिफ अशिया से लेकर तामीराती मंसूबों तक बड़ी मिकदार में अशिया बिश्केक की मार्केट तक पहुंच गई हैं, जहां चीन का असर नुमाया तौर पर महसूस किया जा रहा है। 2016 में किर्गिस्तान, जिसकी मईशत रूस में बहरान और सोने की पैदावार में कमी के बाइस बुरी तरह मुतासिर हुई, का कहना है कि ये चाहते थे कि उनका बड़ा हमसाया दर्जनों चीनी प्लांट्स और फैक्ट्री किर्गिस्तान में लगाए। इस हवाले से जोंगडा रिफाइनरी प्लांट के डिप्टी जनरल डायरेक्टर Нурдин Акматов का कहना था। На нашей территории мы работаем в сотрудничестве с китайскими гражданами, то есть это как считается китайская компания. Вот. Но с кыргызской стороны у нас работает 502 человека на этом заводе, а с китайской стороны 212 человек. Ну, китайская сторона здесь работает в основном специалисты, инженера, которые действительно проводят всю систему работы, движения этого завода. То есть они являются специалистами, так как у нас в Кыргызстане это же еще не было, это впервые такой завод построен. Из-за этого китайская сторона обучает наших ребят потихонечку, то есть занимает, оставляет свое место для наших किर्गिज़ स्पेशलिस्ट किर्गिज़ работников। इस मुआहदे का मतलब है कि किर्गिस्तान अपनी सरजमीन पर अपने मजदूरों से तैयार चीनी सारिफ और सनती अशिया इस्तेमाल कर सकता है। इन सरमायाकारियों में सबसे हौसलामंदाना सरमायाकारी कराबाल्ता में जोंगडा ऑयल रिफाइनरी प्लांट है। हुकाम के मुताबिक ये प्लांट 2014 में मुकम्मल हुआ और अब सालाना 3 लाख टन खाम तेल पैदा करता है। जोंगडा प्लांट की तामीर में चीनी कंपनियों ने 350 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की। इस हवाले से किर्गिज़ वजारत मईशत में इंटर रीजनल डायरेक्टोरेट के सरबरा Zeyneddin Zımalif ने कहा 90 жылдардын башында биздин эки өлкөнүн ортосундагы соода катышыбыз бир 100 миллион 200 миллиондун тегерегинде болсо, азыркы кезде бир жылда 1,5 миллиард долларга чейин өстү да। हुकाम उम्मीद करते हैं कि ये प्लांट मुल्क की रूसी और काजिक पेट्रोलियम पर भारी इन्हिसार कम करेगा। प्लांट रूस और काजिकिस्तान से खाम माल हासिल करता है और किर्गिस्तान के जुनूब में निकाले गए तेल की कम मिकदार को प्रोसेस करता है। हुकाम 2017 में खाम तेल को प्रोसेसिंग को 6 लाख टन तक बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। रिफाइनरी सालाना 80,000 टन खाम तेल प्रोसेस करने की सलाहियत रखती है। चीनी सरमायाकारों ने मुल्क में 2 छोटी रिफाइनरियों की तामीर की है, जिनकी प्रोसेस की कुल सलाहियत सालाना 1.2 मिलियन टन है। किर्गिस्तान पुरुमीद है कि रिफाइनरी मुल्क की खपत के 60% तक पैदावार करेगी। 6 मिलियन आबादी का गरीब मुल्क, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, अपने हमसायों रूस और काजिकिस्तान पर इक्तिसादी तौर पर इन्हिसार करता है। 2014 में क्रीमिया के इल्हाक के बाद रूस में मालियाती बहरान शुरू हो गया, जो कि मकामी करेंसी के लिए संगीन नताइज का बाइस बना। किर्गिज़ सोम की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में तकरीबन निस्फ हिस्से से गिर गई, जबकि कर्जों में भी इजाफा हुआ। बीजिंग किर्गिस्तान को दीगर तिजारती शराकतदारों के मुकाबले में कम कीमतों पर अशिया फराहम कर रहा है। छोटे दर्जे के खुर्दा फरोश चीन किर्गिस्तान की दोस्ती से मुस्तफीद हो रहे हैं, क्योंकि जमहूरिया में सस्ती अशिया ग्राहकों को मुतवज्जा कर रही हैं। इस हवाले से बिश्केक मार्केट में कपड़ा फरोख्त करने वाले शख्स Orozbek Mazitov का कहना था। Бұл шым, жегенсі деген шымдар. Аябай жақсы шымдар. Бұлар Қытайдан келеді. Келгенде 1-2 күнде түгенеді. Қайра 10 күнде келіп, 12 күнде келіп отыр шым. Сатып отамыз. Турецкийлерді алып келсек қымбатырақ болып өтпейді пайке. Шу Қытайдың тауары кісіне өтімі жақсырақ болып сатып отамыз. Шу Қытайменен 3-4 жылдан бері іштейбіз.
Burun Turetskiy taşıtıyla ol. Kımmat bolu ötmeye kaldı. Vurmak bir paket ap geldi. मजीतोव ने मजीद कहा कि उन्होंने तुर्की की अशिया को फ़रोग़ करना चाहा लेकिन उसकी फ़रोख्त मुनासिब नहीं रही। भारत ने आलमी खलाई सनत में नुमाया हिस्सा हासिल करने के इम्कानात को वाज़ा करते हुए भारी रॉकेट के जरिए मवासलाती सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। भारत ने अपना ताकतवर रॉकेट इस्तेमाल करते हुए मवासलाती सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, जिसके बाद उसने आलमी खलाई सनत में बड़ा हिस्सा हासिल करने के इम्कानात को बढ़ा दिया है। भारतीय $300 बिलियन से ज़ायद मालियत की सनत में अहम मुकाम हासिल करने का ख्वाहां है और ये मुल्क इंसान बरादर मिशन की उम्मीद कर रहा है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मकामी वक्त शाम 5:28 पर जनूबी भारत में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से मदार के लिए रवाना हुआ। स्पेस एजेंसी के मुताबिक 3,136 किलोग्राम वज़नी GSAT-19 सैटेलाइट भारत का सबसे भारी सैटेलाइट है जिसे मदार में उतारा गया। अमेरिका, रूस, चीन, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 3 टन से ज़ायद वज़न के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुल्की सतह पर स्पेस प्रोग्राम को कम लागत की टेक्नोलॉजी के तौर पर फ़रोग़ दे रही है। माह फरवरी में उसने सिंगल मिशन में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जिसमें बेशतर गैर मुल्की ग्राहकों के लिए थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद कर रही है कि ये लॉन्च सैटेलाइट कारोबार के नफा बख्श भारी सेगमेंट में गैर मुल्की कारोबारों को मुतवज्जा करने में मदद फराहम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 18 अरब रुपए के सालाना खालिसपन बिजली मुनाफे को बढ़ाकर 90 अरब रुपए सालाना करने का मुतालबा कर दिया। इधर वापडा ने भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर को खालिसपन बिजली मुनाफे की अदायगी के लिए टैरिफ में ₹3.61 इजाफे का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में नेपरा हेडक्वार्टर में वापडा के 19 पन बिजली घर मंसूबों के लिए आइंदा माली साल के मजमूई टैरिफ के तयन और सूबों को खाली पन बिजली मुनाफे की अदायगी के लिए समाअत हुई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और सूबाई असेंबली के तमाम पार्लिमानी लीडरों ने शिरकत की। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ था कि वफाकी हुकूमत ने खालिस पन बिजली मुनाफे को 18 अरब रुपए सालाना पर मुकर्रर किया है, जो असल फार्मूले के खिलाफ है, जिसके तहत सूबे को 90 अरब रुपए सालाना मिलने चाहिए हैं। वज़ीर आला KP के परवेज़ खटक का कहना था कि सूबे में बिजली चोरी नहीं हो रही, चोरी विफाक और उसके इदारे मिली भगत से कर रहे हैं। हुकूमत ने इदारों में कोई इस्लाहात नहीं की। अगर साल बाद मुल्क में बिजली की पैदावार बढ़ भी गई तो कंपनियां ज्यादा लोड नहीं उठा सकेंगी। उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल हुकूमत बिजली के निजी कारखानों को पेशगी अदायगी करके मुल्क में लोड शेडिंग खत्म करने का दावा करेगी। दूसरी जानिब वापडा ने पन बिजली का टैरिफ ₹3.59 से बढ़ाकर ₹7.30 फी यूनिट करने की दरख्वास्त की थी, ताहम समाअत में शरीक माहिरीन ने उसकी मुखालफत कर दी। माहिरीन का मौक़िफ़ था कि पन बिजली की पैदावारी लागत ₹2 फी यूनिट है, जिसको सार्फिन को ₹11 फी यूनिट फरोख्त किया जा रहा है। ताहम नेपरा अथॉरिटी ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। नाज़रीन, यूथ फोरम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ फोरम में हर हफ्ते हम आपको एक नौजवान जौहर काबिल से मुतारिफ कराते हैं, जो कि अपने अपने शोबों में अपनी मदद आपके तहत अपना लोहा मनवाने की अहलियत रखते हैं। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपको एक नौजवान एजाज का तारुफ कराएंगे, जो कि विश्व खेल में बहुत जल्द अहमियत के हामिल बन गए हैं। कामयाबी के कोई राज नहीं है, ये सिर्फ मेहनत और नाकामियों से सबक सीखने का नतीजा है। ये कॉल एजाज हुसैन पर पूरा उतरता है, जिन्होंने हाल ही में अर्मिना में मुनक्किदा इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप 2017 में हिस्सा लिया। एजाज ने भारत की नुमाइंदगी की, जहां 10 ममालिक ने हिस्सा लिया और 80 किलोग्राम वजन के सीनियर मैन की कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले शख्स एजाज साबिक फौजी सिपाही के बेटे हैं। उन्होंने बादामी बाग कंटोनमेंट एरिया के स्कूल से तालीम हासिल की। बचपन से ही एजाज खेलों में दिलचस्पी रखते थे। एजाज को बचपन से खेलों का बहुत शौक था। शुरू में इसके खानदान ने इसकी हौसला अफजाई नहीं की, लेकिन इनकी मेहनत और अज़म का मुशाहिदा करने के बाद उन्होंने इसके ख्वाब को पूरा करने की हिमायत की। आइए जानते हैं इस हवाले से एजाज का क्या कहना है। तो पहले मेरे घर वालों का कुछ सपोर्ट नहीं रहता था, बस घर वाले बोलते कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या करने जा, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों, थोड़ा पढ़ाई कर लो, वो कर लो, ये कर लो। बट मैंने मतलब सोचा कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मेरे में मतलब जुनून था, नहीं मैं खेलूंगा, मैं मार्शल आर्ट खेलूंगा। एजाज किसी भी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले पहले कश्मीरी हैं।
وہ نہایت فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس قابل بنے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کی نمائندگی کریں۔ اعجاز کسی بھی انٹرنیشنل وشو چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتنے والے پہلے کشمیری ہیں۔ وہ نہایت فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس قابل بنے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کی نمائندگی کریں۔ اس حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ مطلب ہمارے یہاں پر کشمیر میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے، ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹ پہلے سے رکھا ہے، یہاں پر بہت سارا ٹیلنٹ ہے کشمیر میں۔ میں چاہتا ہوں مطلب ہمارا مطلب اس سے وہ کیریئر، یہ انسان اپنا کیریئر بنا سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بولا اگر اس میں کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پلیس فورتھ پلیس بھی لائے گا، وہ اگر سینئر نیشنل میں گولڈ میڈل، سلور، برونز کوئی میڈل لائے گا، اس کو ایز پر دا کوالیفیکیشن جاب مل جائے گی۔ ہمارے اسٹیٹ جے اینڈ کے اسٹیٹ اسپورٹس کونسل اس ٹائم جاب دیتی ہے اس کو۔ مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مطلب یہاں کے یوتھس کو کہ اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ، باہر نکالو اپنا ٹیلنٹ، اسپورٹس کھیلو، اسپورٹس میں بہت سارا فائدہ ہے۔ اعجاز جیسے لوگ کشمیر کی نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے ایک حقیقی مثال ہے۔ اگرچہ اعجاز کا سفر نہایت مشکل رہا، لیکن انہوں نے اپنی ہمت اور محنت سے کامیابی حاصل کی۔ اب ایک جائزہ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والی ہفتہ وار کاروباری سرگرمیوں کا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز جاپان نکی انڈیکس 0.52% اضافے کے ساتھ 20,013.26، ہینگ سینگ 0.13% کمی کے ساتھ 26,030.29 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ یہ تھی اب تک کی خبریں ایشیا بزنس ویک نیوز میں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان عثمہ اشفاق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔